अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क का बकिया निस्फ़ हिस्सा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इस सबक का पहला निस्फ़ हिस्सा पढ़ लिया था, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद कर लिए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अहमद जो 7वीं जमात में पढ़ता है वो अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ ननिहाल गाँव यानी अपनी वालदा के रिश्तेदारों के यहाँ जाता है और गांव के माहौल और फ़ज़ा को देखकर खुश होता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है और गांव के मुतल्लिक यानी देहाती ज़िंदगी के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करता है कि गांव के लोग किस तरह से रहते हैं, वो अपना गुज़रो बसर किस तरह से करते हैं और क्या काम काज करते हैं। आज हम बाकी निस्फ़ हिस्सा पढ़ेंगे। मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर उनकी तादाद बहुत कम है। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकाल गंदम की गहाई करते थे, मगर अब उनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। आलात यानी औजार या हथियार। अब ट्रैक्टर और उनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इसी तरह अब कुएं बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि उनकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना ली हैं। पुख्ता यानी पक्के। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। मुमानी जान, मैं जब लाहौर गई थी, अब ये मुमानी बता रही हैं कि जब मैं लाहौर गई थी तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा वो बताएंगी। मुमानी जान, मैं जब लाहौर गई थी सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछें तो मेरा दम ही निकलने लगा था यानी मेरी जान ही जाने लगी थी। हमने ये लफ्ज़ पहले पढ़ा, ख़ास अल्फाज में दम निकलना यानी जान जाना, तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि सच पूछें तो मेरा दम ही निकलने लगा था यानी मेरी जान ही जाने लगी थी। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। अब नानी बता रही हैं कि वो भी शहर जाने से बहुत घबराती हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। उनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दोभर हो जाता है यानी बहुत मुश्किल हो जाता है। उस धुएं वाली फ़ज़ा में, हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ यानी शाबाश देती हूँ। भाई, बड़ा हौसला है उन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं, यानी जो इस धुएं वाली फ़ज़ा में रह रहे हैं। मैं उनको दाद पेश करती हूँ यानी शाबाश देती हूँ। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकले मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं। यानी देहात से शहरों की तरफ नकले मकानी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी देहातों से शहरों की तरफ जाना। नकले मकानी के बढ़ते हुए रुझान यानी झुकाव की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रहते हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन, फूफा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? अहमद के अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौके
کم ہوتے ہیں، یعنی دیہاتوں میں کاروبار کا موقع کم ملتا ہے۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، یعنی لوگ روزگار کی وجہ سے روزی کی تلاش میں شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے یعنی بہتر طبی علاج یا دوا دارو کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے یعنی پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں، بے خبر یعنی ناواقف ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھا جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے، رہن سہن یعنی طرز زندگی ہے، اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے، یعنی اگر دیہات میں بھی سہولتیں فراہم کر دی جائیں تو کوئی بھی آدمی گاؤں کو چھوڑ کے شہر کی طرف نہ جائے گا۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ اب آگے ہے احسان دانش کی نظم کے آخری 2 اشعار۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، تمدن یعنی رہن سہن یا طرز زندگی، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرے نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ یعنی احسان دانش ان اشعار میں گاؤں کی زندگی کی، طرز زندگی کی اور رہن سہن کی تعریف کرتے ہیں کہ کس قدر سادہ ہے اور کس قدر خوبصورت اور آراستہ ہے۔ دل کرتا ہے کہ فراق انجمن یعنی محفل سے تنہائی اختیار کر لوں اور شہر کی رنگینیوں کو چھوڑ کر گاؤں میں ہی رہنے لگوں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔